हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीसी नर्सिंग। तो आज इस 100 डेज क्लास सीरीज में हम बात करने वाले हैं फिर से माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से एंड द टॉपिक इज इम्यूनोलॉजी बेसिक्स, यानी इम्यूनोलॉजी से बेसिकल क्वेश्चंस क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चंस पे हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका आज का क्लास नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which immunoglobulin is the most abundant in the human body? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? इस क्वेश्चन का मतलब ऑप्शंस है IgA, IgM, IgG और IgE। चलिए, चार टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है? एक टाइप के एंटीबॉडीज हैं जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, यानी आपके व्हाइट ब्लड सेल्स इसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है तो वो है हमारा इम्यूनोग्लोबिन IgG, यानी कि ये इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, यानी आपके बॉडी को इम्यूनिटी देने का अगर कोई काम करता है तो वो होता है आपका IgG। IgE रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक कंडीशंस के लिए या फिर एलर्जिक रिएक्शन कॉज कराने के लिए। IgM रिस्पॉन्सिबल होता है जब स्टार्टिंग फेज होता है इन्फेक्शन का, उस टाइम पे बॉडी को इम्यून करने के लिए। IgA इज रिस्पॉन्सिबल जब बर्थ होता है तो प्लेसेंटा या फिर मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क में जो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं हमारे IgA। आपके टीयर्स में, आपके सलाइवा में, आपके ब्रेस्ट मिल्क में, तीनों में ही IgA इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में IgG प्रेजेंट होता है। IgG इज द मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी। लगभग 75 to 80% ऑफ टोटल सीरम आपके एंटीबॉडीज का कहाँ से आ रहा है? IgG से, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए। IgA रिस्पॉन्सिबल है सलाइवा, टीयर्स या फिर ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीशन करने के लिए। IgM रिस्पॉन्सिबल है पहला एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस होता है एट ए टाइम ऑफ इन्फेक्शंस। IgE इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which immunoglobulin is primarily responsible for allergic reactions? अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि IgG किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो IgG इज रिस्पॉन्सिबल जो कि आपके डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शंस होता है, जिसमें IgG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यूनिटी, यानी ये क्या करता है? आपको इम्यूनिटी देता है, ठीक है। बॉडी को टी सेल्स, बी सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है IgA, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क या आपके सलाइवा या फिर आपके टीयर्स में, ठीक है, इन तीनों में इनका सबसे ज्यादा सिक्रीशन होता है या प्रेजेंस होता है। IgM यानी कि स्टार्टिंग फेज जब होता है किसी भी इन्फेक्शन का, यानी कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ और वहां पे आपको जब इम्यूनिटी की जरूरत है तब IgM काम करता है। IgE, E से याद करना एलर्जी, ठीक है, लेकिन A से होता है आपका एलर्जी, तो ठीक है, ये किससे रेस्पॉन्सिबल है? एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, ठीक है। एलर्जी ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग A से होती है लेकिन याद करने के लिए आप इसको एलर्जी E से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो IgE, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना? चलिए, Ig क्या करता है? बाइंड करता है मास्ट सेल्स के साथ या फिर बेसोफिल्स के साथ, जो कि आपके हिस्टामिन को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड हिस्टामिन तभी रिलीज होता है जबकि आपको एलर्जी होती है किसी चीज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which immunoglobulin is mainly found in the secretions such as saliva, tears and breast milk? Same question with different pattern. यहाँ पे आपके सलाइवा में, टीयर में और ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? तो वो है आपका IgA। कौन है? IgA इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आपके ब्रेस्ट में, आपके टीयर्स में और आपके सलाइवा में, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following immunoglobulins is the first to be produced in response to an infection? जब कभी भी आपको इन्फेक्शन होता है और वो प्राइमरी स्टेज में होता है,
यानी कि शुरुआती स्टेज में होता है, उस समय में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे पहले रिलीज होता है? वो है आपका इम्यूनोग्लोबिन IgM। ठीक है, सबसे पहले ये रिलीज होता है। एक तरीके से कहा जाए तो ये भी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेजर देखा जाए तो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है IgG। ठीक है, और बाकी IgM आपके स्टार्टिंग फेज में यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which immunoglobulin plays a key role in fetal immunity by crossing the placenta? फीटल यानी कि जब आप अपने मदर्स के वूम्ब में होते हैं, फीटस में होते हैं, उस समय में आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करके आपके बेबी को इम्यूनिटी देने के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है? बात आ रही है इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका IgG। सिर्फ यही एक इम्यूनोग्लोबिन है जो कि आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, चाहे ब्लड ब्रेन बैरियर हो या फिर प्लेसेंटा बैरियर हो। इनको क्रॉस करना हर एक ड्रग्स के बस में नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स है या कुछ स्पेसिफिक ही पैथोजन या फिर आपके इस तरीके के इम्यूनोग्लोबिन्स है जो इन बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, IgG इज ओनली इम्यूनोग्लोबिन दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। क्या करता है? पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फीटस को, ताकि वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट है IgA। ये आपके ब्रेस्ट मिल्क में, ये न्यूबॉर्न्स में, जैसे ही न्यूबॉर्न्स का बर्थ होता है तब जो मदर्स का मिल्क होता है, आधे से ज्यादा इम्यूनिटी बच्चे को IgA से मिलती है। IgM आपके प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता और IgD भी आपके प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hypersensitivity reaction is mediated by IgE and is responsible for anaphylaxis? चलिए इसको याद करने के लिए पहले तो एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लीजिए। एक साइड आपको लिखना है ABCD, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक साइड लिख देना है एसिड, ठीक है, इसके बगल में। अब ये क्या है, यहाँ पे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस की, ठीक है। इसका लिए हो गया एसिड। ABCD यानी कि वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो टाइप 1 में है आपका ए से होता है एनाफाइलैक्सिस, टाइप 2 में है आपका सी से होता है साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 में है आपका आई से होगा इम्यून कॉम्प्लेक्स, और 4th में होगा आपका डी यानी कि डिलेड, ठीक है। क्लियर है, एनाफाइलैक्सिस, साइटोटॉक्सिसिटी, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स और डिलेड। अब बात करते हैं कौन से इम्यूनोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपके ए से क्या हो गया, एलर्जी, क्या हो गया, ए से एलर्जी, बी से हो गया ब्लड, ठीक है। सी से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, सी से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, किस चीज का, इम्यून का, और डी से क्या होगा, डिलेड इम्यूनिटी या फिर टी सेल मीडिएटेड, ठीक है। क्लियर है। अब देखना इससे बहुत सारी चीजें जो आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे पूछा है, अच्छा IgE, अब देखो सबसे पहले अब आपको यहाँ से याद आ जाएगा एलर्जी, IgE एलर्जी कॉजिंग IgE, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लड, ब्लड से क्या होगा आपका, या फिर ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, WBC, या फिर उसमें बोला जा सकता है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल्स कौन से हैं आपके, IgA, ठीक है। क्लियर है, इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका, IgA। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स बनाना, किसका, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाना। अब अगर बात हो रही है इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका IgA, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, IgA, और यहाँ पे आपका IgM भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपका 1 सेकेंड,
ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे नो इम्यूनोग्लोबिन होता है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। ये ट्रिक आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, हर एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देगा सिर्फ ये छोटा सा ट्रिक। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एसिड एंड उसके फंक्शंस में ABCD। एनाफाइलेक्सिस, ए से एलर्जी, एलर्जी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है तो IgE इम्यूनोग्लोबिन। फिर आता है साइटोटॉक्सिक, बी से होता है इसमें ब्लड, ब्लड रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए, तो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है IgA और शुरुआती इन्फेक्शन के लिए IgM, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स IgA। और आपके डिलेड के लिए, डिलेड यानी कि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी है, यानी कि नो एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबिन। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस इज मीडिएटेड बाय IgE। तो चलो बताओ, एनाफाइलेक्सिस के लिए कौन सा है आपका टाइप 1, कौन सा टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे टाइप 1। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? इसको जरूर से याद करते हुए चलिएगा, आपको आगे चल के जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्स्ड मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेंसिटिविटी। क्या था भाई, ABCD, B से ब्लड यानी कि इधर एसिड सेकेंड नंबर, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन यानी कि सेकेंड पोजीशन, और इधर सेकेंड में क्या था AB यानी ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड कोई भी चीज होगा तो कौन सा हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा वो टाइप 2। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions is an example of type 3 hypersensitivity। इनमें से कौन सा, अब टाइप 3 में क्या आता है ABCD, C से क्या था आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसका इम्यूनोग्लोबिन का। अब इसमें से देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस में आ जाएगा टाइप 2 में आ जाएगा। अस्थमा यानी कि एलर्जी जो कि आपके टाइप 1 में चला जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा। आते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी इन्फेक्शन या फिर सूजन होना एलर्जी की वजह से टाइप 1। बचा क्या भाई रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये किसका है आपका टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंडर आता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है ये विच डिपॉजिट, ये जितने भी इन्फ्लामेशन है डैमेज होते हैं टिश्यूज में ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ये टाइप 4 है। ठीक है, टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की वजह से होता है जैसे कि पॉइजन। अस्थमा आपका IgE यानी हिस्टामिन के रिलीज की वजह से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि IgG और IgM। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Mantoux test, tuberculosis test is an example of which type of hypersensitivity। तो याद रखना Mantoux टेस्ट यानी ट्यूबरक्लोसिस, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से रिलेटेड चीजों की बात हो रही है। ठीक है, या तो फिर ऐसे कहा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स बनता है किसका टी सेल्स का खासकर, यानी टाइप 4 होगा सबसे पहले। तो अब एक्सप्लेनेशन में समझते हैं डिटेल में, ये क्या है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है। क्यों है, क्योंकि जो Mantoux टेस्ट है आपका ये एक एग्जाम्पल है डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी का, जहाँ पे टी सेल्स और आपके मैक्रोफेज रिस्पॉन्स करते हैं आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर, यानी कितने घंटे बाद 24 से 72 घंटे बाद। सोचो कितना डिले हो गया, इसलिए ये आपके डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर आता है। ठीक है, टाइप 1 में आते हैं आपके इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि आपको खुजली हो गया, स्किन में रैशेस हो गए। टाइप 2 में आते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस, जैसे कि ब्लड से रिलेटेड कुछ है तो। टाइप 3 में आता है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि सिकनेस है किसी चीज से रिलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following conditions is mediated by IgE and leads to histamine release? इनमें से कौन से कंडीशंस IgE यानी कि एलर्जी कॉजिंग रिएक्शंस, तो याद रखना हिस्टामिन रिलीज हुआ यानी कि आपको एलर्जी हुई किसी चीज से, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है IgE यानी कि टाइप 1 एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स। टाइप 1 में क्या आता है आपका एनाफाइलेक्सिस। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर एनाफाइलेक्सिस। वो जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उसको एकदम याद कर लेना, गांठ बांध के चलना, उसको याद कर लोगे आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देख लो, इसमें भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है आपका टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है। हीमोलाइटिक एनीमिया आपका टाइप 2 में आएगा एंड ट्यूबरक्लोसिस आपका टाइप 4 में आएगा। ठीक है, क्योंकि ए बी सी और डी, ए से आपका एलर्जी, बी से आपका ब्लड रिलेटेड यानी हीमोलाइटिक, सी से आपका कॉम्प्लेक्स बनना और आपका डी में आता है डिलेड। ट्यूबरक्लोसिस जब भी होता है तो एक ही बार में नहीं होता है, उसका डिलेड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सबसे पहले मतलब समझो, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा वैक्सीन जिसमें कि आपके कुछ अमाउंट में या स्लो लाइव थोड़े से ही सही लेकिन लिविंग बैक्टीरिया या वायरस का यूज करके बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपको टीका लगता था, वो टीका क्या था, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन थे। उसमें क्या करते हैं, आपके वैक्सीन्स को बनाया ही इसलिए जाता है जिसमें जिंदा वायरस और बैक्टीरिया डाले जाते हैं पर्टिकुलर डिसीज के, ताकि आपकी बॉडी में उसको इंसर्ट किया जाए और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना सके। अगर आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया, यानी फ्यूचर में कभी भी अगर उस टाइप का बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो वो आपका एंटीजन आपकी बॉडी के लिए नोन होगा, जाना पहचाना होगा और आपकी बॉडी के पास उसके अगेंस्ट पहले से ही वो एंटीबॉडीज बनी होंगी, इसीलिए वो आपके बॉडी को हार्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए बचपन में टीकाकरण किया जाता है। समझ में आया? अब टीका किसका किसका लगता है, आपको याद कैसे होगा, उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास जो कि है मॉर्निंग। क्या है? मॉर्निंग। ठीक है, एम से हो गया मीजल्स या फिर मम्स, ओ से होगा ओरल पोलियो, आर से होगा रुबेला, एन से होगा नेजल फ्लू और लास्ट में आ जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। आई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना आप, या फिर लास्ट में होता है एक येलो फीवर भी होता है, इसको याद रखना। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जिसका जिसका आपको आज तक टीका लगा हो तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? मीजल्स, मम्स, रुबेला यानी MMR वैक्सीन्स। ठीक है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में आती हैं। रेबीज का वैक्सीन जितने बार कुत्ता काटेगा उतने बार आपको लगती है, टेटनस का इंजेक्शन भी उतने बार ही आपको लगता है और हेपेटाइटिस बी का भी इंजेक्शन आपको लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन से बना है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड के थ्रू बना है। इसमें उस बैक्टीरिया वायरस का कुछ पार्ट जैसे कि शुगर यूनिट या फिर प्रोटीन यूनिट का यूज किया जाता है। टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन, अब ये टॉक्साइड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? आपके बैक्टीरिया या आपके बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, जिंदा टॉक्सिन्स नहीं, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स का यूज करके टॉक्साइड वैक्सीन बनाया जाता है। और रेबीज वैक्सीन आता है आपके किल्ड वैक्सीन के अंदर, यानी रेबीज के किल्ड या वायरस के किल्ड फॉर्म प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज यूज्ड इन डिप्थेरिया एंड टिटनेस वैक्सीन। चलो, अब जो डिप्थेरिया है और टिटनेस है, इस कंडीशन में कौन से टाइप का वैक्सीन आपको लगेगा? इसमें क्या होता है, देखो टिटनेस का जब भी होता है, टिटनेस का सुई कब लगता है? ताकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो सके, और बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स, डेड टॉक्सिन्स का यूज करके कौन सा वैक्सीन बनता है आपका? टॉक्सॉइड वैक्सीन बनता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? टॉक्सॉइड वैक्सीन। ठीक है, थोड़ा सा ना को रिलेट करके देखो अपने नियर बाय लाइफ सराउंडिंग से, तो चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वैक्सीन। अभी हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस बी आता है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड की मदद से बनता है, यानी आपका सब यूनिट या फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो करेक्ट आंसर था सब यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vaccines is an example of an inactivated killed vaccine?
इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन से, नाम पे यहाँ पे दिख रहा है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन कैसा है आपका, जो कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस या बैक्टीरिया से बनता है। नेक्स्ट है ओरल, ये ओरल पोलियो किस में आएगा, आपके एक्टिवेटेड में, यानी कि आपके किसके अंदर आ जाएगा, ये जो पहला वैक्सीन हमने पढ़ा था लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, Which type of vaccine contains only parts of pathogens instead of whole microorganisms? अभी हमने देखा हेपेटाइटिस बी क्या होता है, वो आपका कुछ पार्ट ऑफ बैक्टीरिया कंटेन करता है, जैसे कि या तो उसका शुगर यूनिट होगा या तो उसका प्रोटीन प्रेजेंट होगा, लेकिन कुछ हिस्सा पूरा सर्टेन बैक्टीरिया कंटेन नहीं करता है। वो उसमें क्या था, वो आपका सब यूनिट वैक्सीन या फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a primary immunodeficiency disorder? प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप के इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते हैं। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है जो कि बाय बर्थ यानी पैदाइशी, ठीक है, और सेकेंडरी का मतलब होता है बड़े होने के बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बाहरी एनवायरनमेंट से जो आपके पास आए हो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, वो कहलाते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। जैसे कि HIV और एड्स, ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलता, कहीं बाहरी किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट में जो कि ऑलरेडी STD का शिकार है, उसके कांटेक्ट में जब आप आते हैं तब आपको HIV एड्स का खतरा होता है। ठीक वैसे ही माल न्यूट्रिशन, बाहरी न्यूट्रिएंट्स जो आप लेते हैं अपने डाइट से, जब उसकी कमी हो जाए बॉडी में तब आपका माल न्यूट्रिशन होता है। ड्रग इंड्यूस्ड इम्यूनोसप्रेशन, नाम पे लिखा है ड्रग इंड्यूस्ड, यानी किसी ड्रग के वजह से अगर हो रहा है आपका इम्यून सप्रेस हो रहा है। ड्रग भी क्या है, बाहरी चीज है। बचा क्या, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी SCID, ये आपका प्राइमरी डिसऑर्डर है जो कि बाय बर्थ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, T सेल्स और B सेल्स आपके डिसफंक्शंस हो जाते हैं, यानी आपकी बॉडी पहले से ही इम्यून नहीं रहती है, इम्यूनिटी आपकी बॉडी का कमजोर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूटन्स ए गामा ग्लोबिनोमिया इज कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग, यानी इनमें से किनमें से ये बीमारी आपकी होती है। तो ऑप्शन है T सेल, B सेल, मैचुरेशन, नेचुरल किलर सेल और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, इम्यूनोग्लोबिन की बात हो रही है तो ज्यादातर B सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यूनोग्लोबिन्स, यानी WBC के जो B सेल्स हैं वो इम्यूनोग्लोबिन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसकी वजह से आपको ब्रूटन्स ए गामा ग्लोबिनेमिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। टी सेल्स क्या है आपके, डाइजॉर्ज सिंड्रोम कॉज करते हैं। NK सेल्स क्या है, आपके कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स कॉज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है आपका, ये डिफेक्ट होते हैं जो कि आपके किसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स कॉजिंग डेफिशिएंसीज के वजह से होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स इज एसोसिएटेड विद थाइमिक एप्लेशिया एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। अब प्राइमरी का मतलब होता है बाय बर्थ, सेकेंडरी का मतलब होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पे आपका सीवियर कंबाइंड इम्यूनोग्लोबिन्स आपने देखा था, ये क्या था, आपके B सेल्स या फिर T सेल्स की वजह से हो रहे थे। डाइजॉर्ज सिंड्रोम आपका, इसमें क्या होता है, खासकर आपके T सेल्स यानी कि थाइमस, T सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थाइमस का मैच्योरेशन, उनका एब्सेंस होना, यानी आपके थाइमस मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपके बॉडी में क्या हो रही है, उनकी कमी हो रही है। ठीक है, तो थाइमस का, थाइमिक एप्लेशिया मतलब थाइमस का एब्सेंस होना इज योर थाइमिक एप्लेशिया। करेक्ट आंसर है डाइजॉर्ज सिंड्रोम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डाइजॉर्ज सिंड्रोम क्या है, ये टी सेल्स इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से होता है, मतलब थाइमिक एब्सेंस ऑफ थाइमस लीडिंग टू लो टी सेल काउंट्स। ठीक है, एसोसिएटेड विद कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। समझ में आया आपको, थाइमस की वजह से, कमी की वजह से फर्दर आपको हार्ट डिफेक्ट्स के प्रॉब्लम्स भी देखे जा सकते हैं। क्लियर है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HIV इन्फेक्शन which of the following markers is used to monitor disease progression? HIV इन्फेक्शन में से कौन से मार्कर्स यूज होते हैं डिसीज, यानी कि जब आपको HIV का डिसीज हो रहा है उस समय में उसके प्रोग्रेस को मार्क करने के लिए कौन से मार्कर यूज होते हैं? तो वो होता है आपका CD4+ T सेल काउंट। ठीक है, अब देखिए आगे इसका मतलब क्या है। HIV इन्फेक्शन क्या है? प्रोग्रेसिव आपके CD4 और T सेल को डिप्लीट करता है। ठीक है, अगर आपके अंदर HIV नामक वायरस आ चुका है तो वो किस एरिया को इन्फेक्ट करेगा? आपके इस सेल को खत्म करने लगेगा, और ये सेल रिस्पॉन्सिबल है आपके मॉनिटर करते हैं किसको? डिसीज के प्रोग्रेशन को। ठीक है, इसीलिए आपका जो HIV है कौन से सेल को ब्लॉक कर रहा है? सबसे पहले CD4+ T सेल को। ठीक है, B सेल काउंट या फिर सीरम IG सेल लेवल ये इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन ये प्राइमरी मार्कर्स नहीं है HIV के। ठीक है, ESR आपका क्या है? इन्फ्लामेशन डिटेक्ट करता है, HIV का प्रोग्रेशन डिटेक्ट नहीं करता। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी? सेकेंडरी मीन्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो। तो HIV क्या है भाई? बाय बर्थ मिलता है क्या? नहीं, बाहरी किसी पर्सन से जब आपको ट्रांसमिट होता है तब आपको HIV होता है। इसमें तो नाम पे ही जेनेटिक लिखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? HIV इन्फेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कॉमनली नोन एज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV इन्फेक्शन? HIV इन्फेक्शन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है? तो वो होता है एलिसा टेस्ट। ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है? फर्दर आपके एलिसा टेस्ट को कंफर्म करने के लिए या HIV इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एलिसा। चलो, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होता है HIV के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV। कूम्स टेस्ट क्या करता है? एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है अगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि जो भी हीमोलाइटिक डिसीज होते हैं उसके लिए कूम्स टेस्ट लगाया जाता है। फ्लो साइटोमेट्री होता है आपके जो CD4+ T सेल्स काउंट को क्या करता है? मॉनिटर करता है। सिर्फ मॉनिटर करेगा, डायग्नोज नहीं करेगा। डायग्नोज करेगा आपका एलिसा, कंफर्म करेगा वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which immunological test is used to confirm an HIV diagnosis after a positive ELISA test? आपने टेस्ट किया, आपको पता चल गया कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या है? HIV है, एलिसा से कंफर्म हुआ। ठीक है, या फिर डायग्नोज हुआ। अब कंफर्म कौन करेगा? आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, मेंटॉक्स टेस्ट क्या करता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्यूबरकुलोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करता है, डायग्नोस करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटॉक्स टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? अभी मैंने बताया हीमोलाइटिक डिसीज के लिए कौन सा टेस्ट रिस्पॉन्सिबल है? हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा कूम्स टेस्ट। फिर है ट्यूबरकुलोसिस के लिए मेंटॉक्स टेस्ट। याद कैसे करेंगे ट्यूबरकुलोसिस का? कॉजिंग बैक्टीरिया कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो M से माइकोबैक्टीरियम और M से मेंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर CD4+ T सेल काउंट? हमने देखा HIV को डायग्नोस करता है एलिसा, कंफर्म करता है वेस्टर्न ब्लॉट, और आपके HIV क्या करते हैं? CD4+ T सेल्स को डिप्लीट करते हैं, यानी डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो किस हद तक डिप्लीट कर रहे हैं उसको मॉनिटर कौन करेगा? तो आपका फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, the Coombs test is primarily used to detect which type of following conditions? अभी हमने देखा कूम्स टेस्ट रिस्पॉन्सिबल है हीमोलाइटिक, यानी कि ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, खासकर ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, इसको डायग्नोस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका कूम्स टेस्ट। HIV के लिए ये तो आपको पता चल गया। ठीक है,
तो आज का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, क्लियर है। ट्यूबरकुलोसिस मेंटोक्सिस, HIV के लिए एलिसा, आर्थराइटिस के लिए आपका RF टेस्ट। ठीक है, तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे इसी तरीके के और डिफरेंट सब्जेक्ट से, डिफरेंट टॉपिक से अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, तो फॉलो करना ना भूलें हमारे GDC नर्सिंग चैनल को। थैंक यू एवरीवन।